एक विशेष सफर, सामान्य अध्ययन का सफर अर्थात जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं और यात्रा की शुरुआत में हमने देखा था पिछले वीडियो में भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल का वर्गीकरण कैसे किया गया है। और उसमें हमने पाया था कि भूगोल का वर्गीकरण जब किया गया तो भूगोल को दो भाग में बांटा गया था। उसमें से एक था भौतिक भूगोल। तो आज हम सफर की शुरुआत करेंगे, अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहाँ जिस पड़ाव पर हम थे वहां से जब हम आगे निकलेंगे तो भौतिक भूगोल से शुरू करेंगे। भौतिक भूगोल की जब बात आएगी तो सबसे पहले हमें पृथ्वी और पृथ्वी के चातुर्दिक जो दिखाई देता है, क्या क्या दिखाई देता है, एक विस्तृत फैला जगत जिसमें तारा, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चांद, जिसे सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहते हैं। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, इसको हम लोग जानेंगे। फिर ब्रह्मांड के संदर्भ में लोगों का विचार कैसा था, यानी किस किस भूगोलवेत्ताओं ने क्या क्या इसके संदर्भ में अपनी धारणाएं दी, तो इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले प्रयास करते हैं कि भौतिक भूगोल में आखिर हम पढ़ते किसको हैं। देखिए, इसका एक शब्द है भौतिक। भौतिक कहने का सेंस होता है फिजिक, अर्थात मनुष्य के द्वारा और मनुष्य के ऊपर, मनुष्य के क्रियाकलापों से और मनुष्य के ऊपर जिसका प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में। अब मनुष्य के ऊपर यानी पृथ्वी पर मनुष्य रहता है, इसके ऊपर प्रभाव किसका किसका पड़ता है। तो हम इस प्रभाव को जानने के लिए एक नजर डालते हैं भूगोल की परिभाषा पर, भौतिक भूगोल की परिभाषा पर। मानव से संबंधित भौतिक वस्तुओं, पृथ्वी और पृथ्वी के चारों तरफ आपको दिखाई दे, महसूस करते हैं वायुमंडल को। उसके बाद अनेक प्रकार के तत्व हैं, अनेक प्रकार के अस्तित्व हैं, जैसे पर्वत हैं, नदी है, झरना है, इन सबों को और उसके साथ साथ उनमें होने वाले परिवर्तन को, इन तमाम प्रक्रमों का अध्ययन कहलाता है भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल में पृथ्वी और उसके चारों तरफ, पृथ्वी और उसके चारों तरफ जो फैला जगत है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। अब नजर हम डालते हैं कि ब्रह्मांड के संदर्भ में भिन्न भिन्न भूगोलवेत्ताओं का क्या मत था। तो सबसे पहले देखिए, ईसवी पूर्व अगर हम बात करें तीसरी शताब्दी से पहले कोई विशेष इसके ऊपर विचार नहीं किया गया, लेकिन ईसवी पूर्व जो तीसरी शताब्दी है वह भूगोल के क्षेत्र में एक कहा जा सकता है एक विशेष वर्ष है, क्योंकि पहली बार 300 ईस्वी पूर्व में एरिस्टार्कस नाम के भूगोलवेत्ता ने एक अपनी परिकल्पना दी। इस अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। एरिस्टार्कस कहते हैं कि संपूर्ण दुनिया के केंद्र में सूर्य है, यानी संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और सारे अन्य पिंड जितने नजर आ रहे हैं वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। इसको कह सकते हैं हम सौर केंद्रीय निकाय, अर्थात केंद्र में सूर्य है, नाम से देखिए सौर केंद्रीय निकाय, अन्य सारे इसी के परिक्रमा कर रहे हैं। ये जो दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड में जितने जगमगाते पिंड नजर आते हैं उसके केंद्र में सूर्य है, ऐसी अवधारणा थी, ऐसा मानना था किसका, एरिस्टार्कस का। एरिस्टार्कस के लंबे समय बाद यानी 340 बीसी से चले हम आगे बढ़े, लगभग 160 साल बाद एक क्लाडियस टॉलेमी नामक भूगोलवेत्ता आते हैं और इन्होंने धारणा को सीधे बदल दिया। अब इनका कहना क्या, यहाँ देखिए केंद्र में क्या था, सूर्य था। इनका कहना ठीक इसके विपरीत हो गया। इन्होंने कहा कि पृथ्वी केंद्र में है, यानी देखिए अब यहाँ पर इन्होंने केंद्र में मान लिया किसको, अर्थ को, यानी पृथ्वी केंद्र में है और अन्य जितने भी पिंड नजर आते हैं आपको वो सारे पिंड इस पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। इसको आप कह सकते हैं भू केंद्रीय निकाय, यानी इसका नाम अगर हमें बताना पड़े यानी इसको हम कहेंगे क्या, भू केंद्रीय निकाय, यानी पृथ्वी का केंद्र में होना, पृथ्वी का केंद्र में होना ये कहलाएगा भू
केंद्रीय निकाय। अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ही हम सबसे पहले थोड़ा देखते चलें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न कई बार पूछते रहते हैं। भूकेंद्रीय निकाय किसके द्वारा दिया गया? टॉलमी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया था? 140 बीसी। कब को ज़्यादा ध्यान न रखेंगे, लेकिन किसके द्वारा दिया गया है इसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। अब इसके बाद बीच बीच में कई धारणाएं आई, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम चर्चा उस धारणा की करते हैं जो काफ़ी अर्थपूर्ण है। अब 140 बीसी के बाद लगभग 1500-1600 वर्ष बाद कोपरनिकस 1473 से 1543 उनका जीवन काल रहा। कोपरनिकस ने अरिस्टार्कस के मत का समर्थन किया। अरिस्टार्कस साहब ने कहा था क्या? अरिस्टार्कस साहब ने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, सारे ग्रह नक्षत्र तारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं टॉलेमी ने कहा केंद्र में क्या है? पृथ्वी है। लेकिन कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य ही केंद्र में है और अन्य जितने तारे ग्रह नक्षत्र हैं इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। आप ये जो भी जगमगाते तारे पिंड देख रहे हैं वो किसकी परिक्रमा कर रहा है? सूर्य की कर रहा है। किसका कहना है ऐसा? कोपरनिकस साहब का। कोपरनिकस साहब पोलैंड के प्रख्यात खगोलविद हैं और इन्होंने जो बात कही इसको थोड़ा सा और ध्यान में रखना है। कोपरनिकस साहब का मानना था कि जितने भी ग्रह हैं वो समान आकार के हैं। अब ये धारणा अभी नहीं चल रही है, लेकिन ये जो उन्होंने दिया था इसको अभी हम देख रहे हैं। सारे ग्रह समान आकार के होते हैं और ये वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, अर्थात जो ग्रह के घूमने का, अर्थात सूर्य के चारों तरफ जिस पथ पर घूम रहा है ग्रह सब, वह वृत्तीय है। यहाँ पर थोड़ा हम स्पष्ट कर दें कि जहाँ टॉलेमी और एरिस्टार्कस ने सारे पिंडों के लिए ये बात कही थी, वही कोपरनिकस साहब ने ग्रह की बात की है। तो इतना तो स्पष्ट है कि ग्रह की चर्चा यानी ग्रह की परिभाषा या ग्रह की खोज हो चुकी थी। हम अभी उसकी चर्चा नहीं करते, ग्रह किसे कहते हैं। फिलहाल यह ध्यान में रखना है कि इन्होंने कहा है वृत्तीय पथ पर चक्कर काट रहा है। लगभग 350 वर्षों तक इनकी यह धारणा चलती रही। अब उसके बाद क्या प्रॉब्लम होता है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है कोपरनिकस साहब पोलैंड के थे और इन्होंने बताया कि ग्रह समान आकार के होते हैं, ग्रह सूर्य की चारों तरफ एक वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहे होते हैं। यानी आपको ये दिखाई दे रहा है वो वृत्तीय पथ है और ये किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? सूर्य की कर रहे हैं। इसके बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आता है जब इसके 1605 ईस्वी में, ध्यान में रखें, सॉरी इससे पहले थोड़ा हमें देखना पड़ेगा केपलर के बारे में। केपलर साहब ने यानी कोपरनिकस के बाद जिन्होंने इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कार्य किया वो थे केपलर। केपलर साहब ने 1571 से 1632 उनका जीवन काल रहा है और इन्होंने ग्रह के संबंध में 3 नियम दिए। ये नियम क्या थे इसे देखते हैं हम। पहले तो ध्यान में रखेंगे कि इन्होंने कोपरनिकस साहब की एक धारणा का खंडन किया। कोपरनिकस ने कहा था कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा वृत्तीय पथ पर करते हैं। इन्होंने कहा कि वृत्तीय पथ पर न करके दीर्घवृत्तीय पथ पर करते हैं। दीर्घवृत्तीय पथ कह सकते हैं दूसरे शब्दों में अंडाकार मार्ग, यानी दीर्घवृत्तीय पथ पर करते हैं। अब दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर काट रहे ग्रह के केंद्र में, यानी इसके किसी फोकस में, केंद्र नहीं कहेंगे, हाँ फोकस शब्द इस्तेमाल करेंगे, नाभि में फोकस में कहीं सूर्य है, यहाँ मान लेते हैं कि सूर्य है। तो पहला चीज़ तो ध्यान में रखना है कि पहला नियम इन्होंने जो दिया था वह था कक्षा का नियम। अर्थात केपलर साहब ने ग्रह के परिक्रमण के संबंध में कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। पहला नियम दिया कक्षा का नियम। कक्षा के नियम में उन्होंने कहा कि सूर्य के को फोकस में रखते हुए सारे ग्रह दीर्घवृत्तीय पथ पर सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। ये इस पथ पे नहीं, किस पथ पे? इस पथ पे कर रहे होते हैं। अब दूसरा नियम उन्होंने दिया क्षेत्रफल का नियम। इसको समझेंगे थोड़ा सा। क्षेत्रफल का नियम कहते हैं, यानी इसके अनुसार, केपलर साहब के अनुसार, अगर मान लेते हैं एक ग्रह यहाँ पर है और यहाँ से इसको मिलाने वाली ये रेखा है, और अगर सपोज करिए कि t समय में ये ग्रह यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ से इसको मिलाइए a b और इसको o मान लेते हैं,
तो इसके ये जो क्षेत्रफल है, एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है OAB का, अब मान के सपोज करिए कि यही ग्रह यहाँ पर आने के बाद यहाँ t समय में ही यहाँ से इतना दूरी तय करता है, तो इसको मिलाइए इसको, तो ये जो क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है इसको मान लेते हैं P और Q। तो एरिया OAB बराबर एरिया OPQ, अर्थात ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा के द्वारा, ये ग्रह ये सूर्य, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल को तय करती है। यानी ये रेखा जितने समय में जो समान समय लिया जाए तो उसके द्वारा जो तय किया गया क्षेत्रफल होगा वो समान होगा, ऐसा है कहना केपलर साहब का, और ये है क्षेत्रफल का नियम। अब तीसरा नियम है परिक्रमण कालों का नियम। परिक्रमण कालों का नियम क्या है इसको देखते हैं। तो एक अगर थोड़ा सा एक अलग फिगर हम फिर से बना लेते हैं। अगर हम इस ग्रह को देख लें और इसका कहीं फोकस है सूर्य है, यहाँ से यहाँ तक का जो एवरेज डिस्टेंस है, मैं एवरेज डिस्टेंस किस लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक जैसा डिस्टेंस तो होगा नहीं, यहाँ देख रहे हैं इस प्रकार का है तो कहीं यहाँ इधर होगा, तो जो एवरेज डिस्टेंस है इसको हम मानते हैं r, यानी त्रिज्या। ध्यान में रखना है एवरेज डिस्टेंस को। तो इसको यानी अगर हमसे पूछा जाए कि r यहाँ क्या है, तो r यहाँ वृत्त की त्रिज्या नहीं है वरन की सूर्य और ग्रह के बीच की औसत दूरी है। तो इन्होंने कहा परिक्रमण करने में यानी एक चक्कर पूरा करने, यानी परिक्रमण का अर्थ क्या होता है एक राउंड, जहाँ से आप चले थे वहीं पर आप पहुँच जाते हैं, तो इसको कहते हैं परिक्रमण। तो केपलर साहब के इस नियम के अनुसार किसी ग्रह को परिक्रमण करने में यदि उसका परिक्रमण काल t है और ग्रह की सूर्य से औसत दूरी r है, तो परिक्रमण काल का वर्ग यानी t², परिक्रमण काल का वर्ग औसत दूरी के क्यूब के समानुपाती होता है, यानी तीसरे घात के t² वेरी एज r3। ध्यान में रखना है परिक्रमण काल के नियम के अनुसार t² वेरी एज r3, इसके द्वारा है समान क्षेत्रफल तय किए जाते हैं समान समय में, और उसके द्वारा है कि वो दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ करते हैं। ये जो चीज़ें थी ये केपलर के द्वारा कहा गया था। इसके बाद आप देखेंगे धरती से ग्रहों को प्रक्षेपण करने की बात आएगी तब जब टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ। यूँ 1608 ईस्वी में टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ था, लेकिन टेलीस्कोप के क्षेत्र में यानी दूरबीन टेलीस्कोप जिसे हम दूरबीन कहते हैं, दूरदर्शी कहते हैं, इसके बारे में जब चर्चा की जाती है तो ज़्यादातर ये मत है कि गैलीलियो ने इसका निर्माण किया था, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। टेलीस्कोप का निर्माण 1608 ईस्वी में ही हो चुका था, परंतु गैलीलियो ने खुद से निर्मित टेलीस्कोप की सहायता से धरती से आकाश को प्रेक्षण करने का कार्य शुरू किया था। और उन्होंने 1609 ईस्वी में, इसको थोड़ा सा सुधार लेना है, 1605 नहीं बल्कि 1609 ईस्वी में उन्होंने अपनी दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष के पिंडों का अध्ययन कर कोपरनिकस के मत का समर्थन किया। ध्यान में रखना है कोपरनिकस का जो सूर्य केंद्रीय निकाय है उसका समर्थन किया। आप इटली के महान गणितज्ञ थे गैलीलियो। एक थोड़ी सी चर्चा साझा करना, मैं मतलब थोड़ी जानकारी साझा करना चाहूँगा। 1642 ईस्वी में गैलीलियो साहब का निधन हुआ था और यही वह वर्ष है जब पृथ्वी पर एक महान गणितज्ञ, महान वैज्ञानिक का अवतरण हुआ था। और आप सब जानते होंगे उनको, आइजैक न्यूटन साहब का। कहा यह जाता है कि गैलीलियो साहब के ही एक दूसरे जन्म यानी दूसरा उनका जन्म हुआ था न्यूटन के रूप में। बहुत सारे ऐसे कार्य भी हैं जिसको कि गैलीलियो ने शुरू किया था और बाद में चल कर के उसको न्यूटन साहब ने पूरा किया। तो उनकी बात हुई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। धीरे धीरे ये वर्ष बढ़ता गया, दौर चलता गया, बहुत सारे ग्रहों की खोज होती गई। कालांतर में चलकर आइंस्टीन साहब ने एक सिद्धांत दिया जिसके तहत उन्होंने ये बताया कि
द्रव्यमान का ऊर्जा के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है। आइंस्टीन ने सापेक्षिता सिद्धांत दिया और उस सापेक्षिता सिद्धांत के आने के बाद ब्रह्मांड के निर्माण के प्रति धारणाएं बदलने लगी। अब ब्रह्मांड कैसे बना है इसके ऊपर विचार किया जाने लगा। और उससे पहले भी अनेक बातें हुई थी, अनेक धारणाएं थी। हम यहाँ पर उन धारणाओं का जिक्र नहीं करेंगे, उन अवधारणाओं की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उस अवधारणा की बात कर रहे हैं जिसके वैज्ञानिक तथ्य हैं, यानी जिस पर ज़्यादातर लोगों की सहमति भी है। तो अलेक्जेंडर फ्रीडमैन रूस के हैं और उन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक विशेष नियम दिया जिसे बिग बैंग, बड़ा विस्फोट, महाविस्फोट, बड़ा धमाका, कई नाम से जानते हैं। बिग बैंग, बड़ा धमाका, महाविस्फोट, बड़ा धमाका या महाविस्फोट, इस नाम से हम जानते हैं। अब ये क्या था इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं हम। यानी पहले इनका मत था सारा जितना भी ब्रह्मांड के आप तारा, ग्रह, नक्षत्र, पिंड देख रहे हैं, इस थ्योरी के अनुसार सब पहले एक साथ थे। कैसे थे? शरीफा का फल देखा होगा आपने, एकदम बिल्कुल गुच्छा में थे, एकदम लगे हुए, यानी सब एक साथ। और अब स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार से हैं तो इनके केंद्र में लगातार दबाव बढ़ता गया होगा। दाब बढ़ते 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 उसका टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। फिर उस दाब बढ़ने, टेम्परेचर बढ़ने के बीच के साथ साथ हुआ क्या होगा, उनके बीच में अणुओं के बीच में टकराहटें अधिक हुई होगी। इन तमाम प्रक्रियाओं से क्या हुआ कि उसमें एक भयानक विस्फोट होता है। इस विस्फोट को ही कहा जाता है बिग बैंग, बड़ा धमाका, महाविस्फोट कहा जाता है। और मानना ऐसा है कि उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकली। फिर पिंड जितने थे इधर उधर हो गए और उसके बाद जैसे 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 वह ठंडा होते गया, जैसे जैसे वह निर्माण की विविध प्रक्रियाओं से गुजरा, वैसे वैसे भिन्न भिन्न आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ। इसके यानी कि ये जो सोच थी इसको दिया था अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन बिग बैंग का सिद्धांत दिया। हालांकि शुरुआत में क्या हुआ, इन्होंने जब दिया तो बहुत सारे भूगोलवेत्ताओं ने इसको नहीं माना, कहा ये मनगढ़ंत कहानी है, इसका कोई आधार नहीं है। लेकिन 1930 ईस्वी में, 1930 ध्यान में रखना है हमको, 1930 ईस्वी में एडविन हवेल ने अपने अनेक प्रयोगों और परीक्षणों के आधार पर बिग बैंग धमाका को पुष्टि किया और कहा कि नहीं, बिल्कुल ये सही है। और उसके बाद अभी जो हमारी मान्यता है इसमें यह माना गया कि अलेक्जेंडर फ्रीडमैन का जो ये बिग बैंग धमाका सिद्धांत है वो बिल्कुल सही है। यानी उसके बाद बिग बैंग सिद्धांत को और थोड़ा मजबूती मिलता है। कब? 1992 ईस्वी में कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर की खोज होती है। उसके बाद 1995 में एस्ट्रो 2, ये वेधशाला है। वेधशाला समझने की कोशिश करते हैं। वेधशाला जहाँ से हम ग्रहों के बारे में, आकाशीय पिंड के बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको हम वेधशाला कहते हैं। वेधशाला से प्राप्त आंकड़ा से यह निष्कर्ष निकाला गया कि दुनिया में जितने, यानी ब्रह्मांड में ज़्यादातर जो, यहाँ शुद्ध है ब्रह्मांड समझेंगे, यानी ब्रह्मांड में जितने पिंड हैं, आकाशीय पिंड हैं, वो ज़्यादातर बने हैं हीलियम से। और जब हीलियम से बनने की बात होती है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जब हम तारा के निर्माण की चर्चा करेंगे तो पता चलेगा उसमें कि किस प्रकार से हाइड्रोजन का हीलियम में बदलाव हुआ। और जैसे जैसे ये बात सुनिश्चित होने लगी कि हीलियम से ज़्यादातर पिंड बने हैं, वैसे वैसे बिग बैंग धमाका को मजबूती मिला। और आधुनिक अभी हमारा जो यह है वह बिग बैंग धमाका ही का सिद्धांत है। तो अब थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं, ये जो चर्चा था बिग बैंग का, इसके संदर्भ में कहा गया है, हवेल ने भी माना कि यह लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। इस संदर्भ में थोड़ा सा डिफरेंट मत है एलन संडेजा का। उनका मानना है कि यह बिग बैंग, वो मानते हैं कि बिग बैंग हुआ है, लेकिन उसकी आयु 120 करोड़ वर्ष पूर्व मानते हैं। तो जहाँ हवेल ने माना था 10 से 15 अरब वर्ष पूर्व, वही इनका मानना है 120 करोड़ यानी 1.2 अरब वर्ष पूर्व। अब थोड़ा नज़र हम डालते हैं
भूगोल में हमको जिन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, दूरियों को पता, दो ब्रह्मांड के तारों के बीच में कितनी दूरी है, दो गैलेक्सी के बीच में कितनी दूरी है, तो दूरी मापने के लिए जिन यूनिट का उपयोग किया जाता है भूगोल में, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष नाम से ही स्पष्ट है, प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश द्वारा वर्ष भर में तय की गई दूरी, सीधा सा है, प्रकाश द्वारा वर्ष भर में तय की गई दूरी। कितना दूरी तय कर, वर्ष भर में तय की गई दूरी। अब हम जानते हैं कि वर्ष में कितने दिन होते हैं, प्रकाश का वेलोसिटी क्या है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में प्रकाश इतना दूरी तय करता है। अब सवाल है कि पूरा साल भर में कितना करेगा, 365 दिन हैं, प्रत्येक दिन के 24 घंटे हैं, घंटे में 60 मिनट हैं और मिनट में 60 सेकंड है, और 1 सेकंड में कितना चला, 3 × 10⁸ मीटर। तो 1 लाइट ईयर बराबर यही। अब इसको गुना कर लेंगे, जब हम पूरा गुना करके देखेंगे तो पाएंगे कि 1 लाइट ईयर बराबर 365 × 24 × 60 × 60 × 3 × 10⁸ मीटर। इस सब को गुना करिएगा तो लगभग इतना आएगा, 9.7 × 10⁻12 किलोमीटर। 5 मील बराबर होता है 8 किलोमीटर। 5 मील बराबर 8 किलोमीटर होता है। तो इस आधार से आप जब कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर को मील में, तो यह हो जाएगा 6 × 10⁻12 मील। ये था यूनिट किसका, मतलब खगोल, ये दूरी मापने की एक इकाई है। दूसरा इकाई है AU, अंतरिक्ष इकाई है यह। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, इसको कहते हैं अंतरिक्ष इकाई, यानी AU कहा जाता है सूर्य और पृथ्वी की औसत। जैसा हमने जिक्र किया कि पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी एक जैसी दूरी अगर रहती तो औसत लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सूर्य को फिर फोकस में रख कर के पृथ्वी का जो चलना है वह कभी पास कभी दूर, तो स्वाभाविक है कभी दूर कभी पास, कभी ये ऐसे पृथ्वी है। तो ये जो औसत दूरी है वह कितना है, 1.49 × 10⁸ किलोमीटर। पारसिक, 1 पारसिक में 3.26 प्रकाश वर्ष हैं। यह भी एक खगोलीय इकाई है। वही कॉस्मिक वर्ष भी है, एक ध्यान में रखना है। कॉस्मिक वर्ष यानी यह माना गया है कि सूर्य भी किसी का परिक्रमा कर रहा है। अब किसका परिक्रमा सूर्य कर रहा है, उसको क्या बेचैनी है, इसकी चर्चा अभी हम नहीं करते हैं। एक संदेश तो है, ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्र तारे एक बात तो कह रहे हैं कि जीवन में गति ही है, सब गतिशील है, और हमसे शायद ये कह भी रहा है कि आप भी गतिशील रहें। तो कॉस्मिक वर्ष कहते हैं सूर्य जिसकी परिक्रमा कर रहा है, उनके परिक्रमण में जितना समय लगता है उसको कहते हैं कॉस्मिक वर्ष। कॉस्मिक वर्ष यानी ब्रह्मांडीय वर्ष भी कह सकते हैं, और ब्रह्मांडीय वर्ष का आशय यहाँ पर है। इससे इस वीडियो में हम आपके बीच में इसके साथ थे। अगले वीडियो में जब हम उपस्थित होंगे तो फिर इसके बाद कैसे कैसे आकाशीय पिंडों का वर्गीकरण तारा में, ग्रह में, नक्षत्र में, उल्का पिंड में होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और उसके बाद हम बारी बारी से उसके बारे में पढ़ेंगे। बने रहें हमारी यात्रा में, हम आपके बीच में उपस्थित होते रहेंगे GS जर्नी के साथ।